Good morning, everybody. Today I am just going to start that is the matter in our surrounding. Okay. So this is the very first chapter of chemistry, matter in our surrounding. So from the knowledge of your previous classes, you are knowing that what is the matter and what are the types of the matter. So today we are going to start with the basic concept of this chapter. Okay. So I'm just going to start with the very first topic, that is the matter. तो we know that कि एनीथिंग दैट इज़ गोइंग टू ऑक्यूपाई द स्पेस इज टर्म एज मैटर, है ना। मतलब हमारे आसपास में जो भी चीज़ें आप देखते हो जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उनका कुछ ना कुछ मास होता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए मैटर। ओके, लाइक वाइज यू सी दैट दिस इज द पेन, तो दिस इज़ द पेन, सो दिस इज़ जस्ट गोइंग टू ऑक्यूपाई द सेम सम स्पेस इन दिस एरिया। यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे थोड़ा ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली, और इसका कुछ ना कुछ मास भी है, इसका मतलब ये पेन जो है ये एक मैटर है। तो कोई भी चीज़ जो कुछ एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जहाँ पे आप रखते हो वो कुछ अगर जगह अगर वो घेरता है अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, है ना, और उसका कुछ ना कुछ अगर मासेज है, तो देयरफॉर वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैटर, यानी कि ये मैटर है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट फिलोसफर्स, पहले के समय में जो पहले के हमारे ऋषि मुनि लोग थे या पहले के जो बहुत विद्वान लोग थे, है ना, उनको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट फिलोसफर्स। तो जो पहले के एंशिएंट फिलोसफर्स थे उन लोगों का मानना था कि ऑल द मैटर्स लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, दैट इज़ द पंचतत्व, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर, है ना। तो पहले के जो लोग थे, जो पहले के हमारे नॉलेजेबल लोग थे, है ना, जो ऋषि मुनि लोग थे, तो उनका ऐसा मानना था कि जो भी चीज़ें, जो भी वस्तु हमारे आसपास होती है ना, जो कि एक लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जैसे ये पेन है ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, है ना। ह्यूमन बींग सारे लिविंग थिंग्स हैं, इंसेक्ट सारे लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल सारे लिविंग थिंग्स हैं। फिर बाहर में हम लोग जो ब्रिक्स देखते हैं, स्टोन्स देखते हैं, वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हमारे आसपास में जो भी चीज़ें उस समय जो लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती थी, जो कि होता था एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। इन 5 चीज़ों के कम्बिनेशन से ही सारी चीज़ें बनी होती थी। ऐसा एंशिएंट टाइम में जो हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स थे वो लोग ऐसा सोचते थे। ठीक है। बट इन मॉडर्न डेज, लेकिन अब के समय में जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने क्या बताया, क्लासीफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब के समय में जो हमारे साइंटिस्ट लोग जो हैं वो लोग सारे लोगों ने रिसर्च किया, एंड आफ्टर द रिसर्च दे फाउंड दैट कि ऑल द मैटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब जो भी मैटर है उन लोगों को हम लोग उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अगर आप बताओगे कि मैटर्स कितनी तरह के होते हैं, तो आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल का मतलब आप समझ लो शेप, साइज, मतलब जो भी चीज़ें आप देख सकते हो, है ना, कि कोई भी चीज़ सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैसेज है ना। तो कोई भी चीज़ों को, इस चीज़ को तो आप बहुत आराम से देख के बता सकते हो कि कौन सा चीज़ सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैसेज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ओके। बट इफ़ यू आर गोइंग टू जस्ट सी द केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो हम लोग जितने भी हमारे पास मैटर्स हैं आवर सराउंडिंग में, उनको हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में ब्रेक किए हैं। ठीक है। तो ये 2 पार्ट जो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जो मैटर्स का डिवीज़न किया है, दैट वाज द इन द केस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, एंड द केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये 3 जो मेरे पास अलग अलग स्टेट है, इनके बारे में हम लोग अभी चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। और एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर जो है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे, जिसका नाम होगा इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम लोग सेकेंड चैप्टर में चले जाएंगे तो आ जाएगा आपके लिए इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। ठीक है। तो उस चैप्टर में हम लोग जो है वो हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ सी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कि एटम आपस में कैसे अरेंज्ड होते हैं, ये आप लोग बिल्कुल 6-7 से आप लोगों को ये चीज़ बताया गया होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे कि सॉलिड के केस में जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, है ना।
बट लिक्विड के केसेज में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े फार अवे होते हैं, और गैसेस के केस में थोड़ा और भी दूर में होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, जो आप बोल सकते हो कि कोई भी जो एक सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल भी कैसे अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। सॉलिड केस में एकदम क्लोजली पैक है, लिक्विड गैस में थोड़े लूजली पैक है, और गैसेस केस में बहुत ज़्यादा लूजली पैक है, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत फार अवे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जो भी सॉलिड लिक्विड गैसेस जो हैं वो इन सारे जो पार्टिकल्स जो जैसा अरेंजमेंट है उनके बारे में, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सॉलिड केस में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, या लिक्विड केसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैसेस के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स में। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिकुलर स्पेस। इंटरमॉलिकुलर स्पेस, तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस का मतलब हम लोग समझते हैं। देखो, जैसे ये हमारे पास सारे यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही क्लोजली पैक हैं, तो इनके बीच के स्पेस के बारे में बात करेंगे तो इनके बीच के स्पेस के बारे में बहुत ही कम है। इनके बीच में अगर आप देखोगे तो स्पेसेस बहुत कम है, लेकिन लिक्विड केस में स्पेसेस तो बहुत ज़्यादा हैं और गैसेस केस में और भी ज़्यादा हैं। तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस मेरे को बताता है क्या, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो अलग अलग स्टेट मैटर हैं तो उन मैटर्स में जो मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्पेस है, दैट इज टर्म एज इंटरमॉलिकुलर स्पेस। तो आप इन तीनों को देख के आराम से बता सकते हो कि इसमें जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है दैट इज मैक्सिमम इन द गैसेस एंड लीस्ट इन द सॉलिड। मैं फिर से बोलता हूँ, इन तीनों को आप देख के बता सकते हो कि इन सब में सबसे ज़्यादा स्पेस कहाँ पे आपको दिख रहा है। सबसे ज़्यादा स्पेस जो है वो मेरे को कहाँ पे दिख रहा है, गैस में दिख रहा है। देखो काफ़ी स्पेस है, लिक्विड में थोड़ा गैसेस से कम है और सॉलिड में सबसे कम है। तो इन तीनों को अगर मैं एक साइड कैटेगराइज करता हूँ तो आप देखो कि गैसेस के केस में जो स्पेस है वो सबसे मैक्सिमम आप देख सकते हो, लिक्विड के केस में थोड़ा कम है और सॉलिड में सबसे कम है। तो यू कैन से दैट इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड लीस्ट इन सॉलिड। ओके, now the next topic we are going to study, that is the intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction, देखो जो भी पार्टिकल्स से जो भी मैटर बना है, यानी कि आप सॉलिड लिक्विड गैसेस में जो पार्टिकल्स आप देखते हो तो उन पार्टिकल्स का एक बेसिक नेचर है, एक बेसिक नेचर है कि वो सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे। ये सारे जो पार्टिकल्स हैं इनका एक बेसिक नेचर है कि वो सब एक दूसरे को बिल्कुल अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखो, एवरी पार्टिकल्स इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो अलग अलग स्टेट ऑफ जो मैटर है, ठीक है, हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ईच अदर विच बाइंड देम टुगेदर, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिकुलर स्पेस। ठीक है, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। देखो, जितने भी अलग अलग मेरे पास अलग अलग मैटर हैं जो कि सॉलिड लिक्विड गैसेज, तो सॉलिड लिक्विड गैसेज में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका एक टेंडेंसी है कि वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, सब एक दूसरे को बिल्कुल खींचते हैं, ठीक है ना। ये उनका प्रॉपर्टी होता है, और ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन का, ये बिल्कुल भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिकुलर स्पेस। इंटरमॉलिकुलर स्पेस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि स्पेस जितना कम होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उनके बीच में, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो कि ये मेरे पास मैग्नेट है और मेरे पास ये आयरन का एक पार्टिकल है, ये आयरन का एक नेल है। अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो मैग्नेट बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, अगर आप दूर लेके जाओगे तो अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, है ना। कोई भी मैग्नेट के सामने अगर कोई भी आयरन आर्टिकल आप लाते हो, आयरन का ऑब्जेक्ट लाते हो तो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है। अगर थोड़ा इसको दूर करते हो तो अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, आपको खुद फील होगा कि आप थोड़ा कम अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब जो अट्रैक्शन जो है, आप डिस्टेंस कम करते हो तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, डिस्टेंस इंक्रीज करते हो तो अट्रैक्शन विल बी डिक्रीजेज। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिकुलर स्पेस, मतलब जिनमें स्पेस सबसे कम होगा उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो इनमें देखो स्पेस एकदम बिल्कुल भी नहीं है ना, एकदम क्लोज है। तो सॉलिड लिक्विड गैसेस में अगर मैं बात करूंगा इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं। फिर लिक्विड केसेस में और फिर गैसेस केसेस में, है ना। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे देयरफॉर इट इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेस। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे मिनिमम होता है, आपको सबसे मिनिमम होता है गैसेस में और सबसे मैक्सिमम होगा कहाँ पे, सॉलिड में, ठीक है। और ये बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिकुलर स्पेस, मतलब स्पेस जितना कम होगा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट, डिफ्यूज़न।
डिफ्यूज़न का मतलब समझते हैं। देखो डिफ्यूज़न आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, आई थिंक इन द बायो में सुना होगा। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि व्हेन द टू थिंग्स आर गोइंग टू मिक्स प्रॉपरली, अगर दो चीज़ को अगर आप मिला रहे हो अच्छे से और वो अगर अच्छे तरीके से अगर मिक्स हो गई तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अगर दो चीज़ों को अगर आप मिक्स कर रहे हो और वो चीज़ें अगर एक दूसरे में बहुत अच्छे तरीके से अगर मिक्स हो गई है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। एंड ड्यूरिंग डिफ्यूज़न द पार्टिकल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब भी डिफ्यूज़न होता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, है ना। जैसे डिफ्यूज़न का सिंपल मैं आपको मतलब बताता हूँ। जैसे सपोज़ करो कि अगर आपके पास 1 ग्लास वाटर है, उसमें अगर 1 टीस्पून अगर आप शुगर को डिज़ोल्व करना चाहोगे तो 1 टीस्पून शुगर जो है आप बहुत अच्छे से उसको डिज़ोल्व कर सकते हो और कंटिन्यूसली उसको स्टिर करोगे, चलाते रहोगे तो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो दो चीज़ें अगर बहुत अच्छे से अगर आपस में मिक्स होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न में हमेशा कोई भी चीज़ जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। इसका ये जो वर्ड है ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, अब इन तीनों को आप आराम से ध्यान से देखो, ठीक है। इन तीनों में सॉलिड के केस में यहाँ पे बिल्कुल स्पेस आपको दिख रही है, स्पेस बहुत ही कम है, नहीं के बराबर। तो अगर यहाँ पे अगर नहीं है स्पेस तो मैं बाहर से अगर इसमें एटम या मॉलिक्यूल ला करके मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा तो क्या पॉसिबल है रखना? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेस है ही नहीं। जब स्पेस ही नहीं है तो मैं यहाँ बिल्कुल पुट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लिक्विड केस में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं, अगर मैं दूसरी चीज़ को मैं लाऊँगा तो यहाँ पर स्पेस है, तो इसका मतलब यहाँ पर वो चीज़ों को मैं जो पार्टिकल्स आएंगे वो आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड में कंपेयर करूंगा तो सॉलिड के केस में डिफ्यूज़न बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सॉलिड से जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल लिक्विड में आ सकते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल क्लोजली पैक है, लेकिन लिक्विड के केस में थोड़ा लूजली पैक है, मतलब स्पेस है। तो सॉलिड से आपको लिक्विड में बहुत आराम से आ सकते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड में काफ़ी मॉलिक्यूल्स क्लोज है तो इसका हाई कंसंट्रेशन, इसी को बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पे थोड़ा स्पेस बहुत ज़्यादा है, मतलब लो कंसंट्रेशन। तो सॉलिड पार्टिकल्स आपको बिल्कुल लिक्विड में आ सकते हैं। जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 1 गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच आप चीनी डालते हो, उसको अच्छे से चलाते हो तो वो चीनी के जो पार्टिकल्स है, शुगर पार्टिकल्स है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो शुगर है बिल्कुल भी सॉलिड होता है और वो बिल्कुल भी लिक्विड में आराम से घुल जाता है वाटर में, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी स्पेसेस होते हैं, बिल्कुल भी स्पेसेस होते हैं, है ना। लेकिन आप देखो अगर आप 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी ले लो और 1 चम्मच सॉल्ट लो, उसको मिलाओ तो वो कभी मिक्स होंगे? बिल्कुल नहीं मिक्स होंगे, क्योंकि दोनों सॉलिड हैं और सॉलिड के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो आपस में कभी मिक्स ही नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए डिफ्यूजन जो है वो बिल्कुल सॉलिड केसेस में नहीं होता है, बट लिक्विड केस में होगा, ठीक है। लेकिन आप गैसेस को देखते हो तो गैसेस के केस में स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, तो गैसेस के केस में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गैसेस में जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो सबसे मैक्सिमम होता है। मतलब डिफ्यूजन जो है वो गैसेस के केस में सबसे आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है देखो कि देयरफॉर इट इज़ मैक्सिमम बिटवीन द गैसेज एंड देन लिक्विड। तो डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? गैसेज में, क्योंकि गैसेज में सबसे ज़्यादा स्पेस है। फिर कहाँ पे होगा? लिक्विड में। और फिर सॉलिड डो नॉट शो द डिफ्यूज़न, और सॉलिड जो होते हैं बिल्कुल डिफ्यूज़न शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस नहीं होते हैं, और अगर वो डिफ्यूज़न शो करेंगे भी तो अप टू अ वेरी लेस एक्सटेंट, और अगर वो दिखाएंगे भी तो बहुत ही कम एक्सटेंट तक। तो ये मैंने आज आपको ये जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको मैंने आज इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पे कुछ भी बहुत सारे बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थे पार्टिकल्स के वो मैंने आपको बताया। अगर इन टॉपिक्स में आपको कुछ भी डाउट होगा तो ऑनलाइन क्लासेस में आप बिल्कुल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।